हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th के साइंस का 7th चैप्टर जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने क्लास 7th में फॉरेस्ट द लाइफ लाइन में देखा था कि प्रोफेसर अहमद के साथ पहेली एंड बोझो एक फॉरेस्ट में जाते हैं एंड दे गेट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, उसमें जो ट्रीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या क्या करते हैं हमारे लिए, कितने इम्पॉर्टेंट है नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो वो सब उन लोगों ने जाना था। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि क्यों कंजर्वेशन करना इम्पॉर्टेंट है और कैसे करते हैं, प्लस बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, जैसे एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, रीफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब बहुत सारे ट्रीज़ को आप एकदम कट करते चले जाते हैं, ठीक है, सो दैट आप उस लैंड को अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए आप उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं, रोड बनाना है, ठीक है, या कोई फैक्ट्री जो है बनानी है, तो अगर आप उसके लिए उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं और आपने वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ थे, आपने उसको कट कर दिया, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन जो है, वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, ट्रीज़ और फॉरेस्ट को कट करके बहुत सारे जो पर्पस हैं वो क्या क्या हैं? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, आपने फॉरेस्ट को क्लियर किया और फिर वहाँ पे खेती कर रहे हो। देन बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़ बिल्ड करने के लिए। और जो वुड है, जो ट्री हम कट कर रहे हैं, उनका वुड भी तो यूज़ करते हैं, तो मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। ठीक है, तो ये सब पर्पसेस होते हैं, इन्हीं वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, अगर यही डिफॉरेस्टेशन चलता रहा, आप फॉरेस्ट को क्लियर करते रहे, तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या है उन पहेली एंड पूछो। जब आपने वो फॉरेस्ट और लाइफलाइन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको पता चला था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारा जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था सॉइल इरोजन भी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं, जब बहुत सारी ट्रीज़ एक साथ हैं तो जो रेन ड्रॉप थी वो डायरेक्ट सॉइल पे नहीं आ रही थी, है ना, वो ट्रीज़ से, फिर ट्रीज़ की ब्रांचेस एंड देन ट्रीज़ से ट्रीज़ के साथ साथ चलते हुए नीचे आती थी, वो डायरेक्ट नहीं आ रही थी, उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो रहा था। फिर जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं वो सॉइल को बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पानी के साथ नहीं बह जाता है। ठीक है, ये था। देन पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी कम रहता है अगर हमारे पास बहुत सारी ट्रीज़ हैं। कैसे? क्योंकि जो ट्रीज़ होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो बैलेंस है, उसको मेंटेन रखती हैं। ठीक है, अब देखिए यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये ऊपर ऊपर से। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता चल गया कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ट्रीज़ से हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन अगर यही डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एक तो आपका जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पॉल्यूशन लेवल और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो क्या करता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है अर्थ के चारों ओर, और जो सन की रेज़ आ रही हैं उसको ट्रैप कर लेता है। उसको ना क्या होता है, अर्थ के ऊपर जो सन रेज़ आ रही हैं वो आती हैं एंड देन दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा नहीं होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये अंदर ही आके ट्रैप हो जाएगी हीट, ठीक है। और जब हीट ट्रैप होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे जो पोलर ग्लेशियर्स हैं, आपने देखे होंगे आइस कैप्स है ना, पोलर ग्लेशियर्स, वो पिघलने लगेंगे, वो पिघलेंगे तो जो हमारे समुद्री तट के पास के जो एरियाज़ हैं ना, ठीक है, वो थोड़े लो लेवल पे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो उस उधर भी पानी पानी आ जाएगा, जो ओशन का पानी है, सी का पानी है, वो उधर भी आ जाएगा। तो जैसे जो इलाके समुद्र के आसपास के हैं, लो लाइंग एरियाज़ में हैं, वो एकदम पानी से सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो सोचो लैंड का सबमर्जेंस हो जाएगा तो फिर कहाँ रहेगा इंसान, इंसान तो लैंड पे ही रहता है ना। सोचो ये सब हो सकता है अगर डिफॉरेस्टेशन चलता रहा, ठीक है। तो और प्लस सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और देखिए बच्चों, क्या होता है जब ट्रीज़ बहुत सारी होती हैं तो वो ट्रीज़ रेनफॉल भी लाती हैं। आपने पढ़ा था जो वाटर साइकिल था, वाटर साइकिल में हमने देखा था ना कि जो ट्रीज़ होते हैं उनसे कौन सा होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, राइट। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस था ना, जिससे क्या होता था, लीव से वाटर चला जाता था इवापोरेट होके, और फिर वो क्लाउड बना के फिर वाटर वापस से रेनफॉल के थ्रू नीचे आता था, है ना, आपने पढ़ा था। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो वाटर साइकिल भी तो हिंडर होगा। इम्पॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ये सब होने लग जाए हमारे साथ, ठीक है। देखिए ये हो गया। उसके बाद अगर रेनफॉल नहीं होगी तो फिर कैसी कंडीशन हो जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, है ना, सूखा पड़ जाएगा, राइट। डिफॉरेस्टेशन जो है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसका कलर, ठीक है, ह्यूमस का कंटेंट, ये सब भी तो चेंज हो जाएगा अगर डिफॉरेस्टेशन चलता रहा। क्यों, क्योंकि सॉइल इरोजन हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से प्लस आपका जो प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, वो सब भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सॉइल ही नहीं फर्टाइल है। जब सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी तब तो उसमें क्रॉप्स उगेंगे, तब तो उसमें जो है ट्रीज़ आप उगा सकते हैं, है ना। तो देखो ये सब होता है। प्लस देखो ये क्या होगा, जब ट्रीज़ कम होंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे जब सॉइल का टॉप लेयर हट गया, ठीक है, फिर आपने पढ़ा था सॉइल चैप्टर में कि सॉइल के मतलब कुछ लेयर्स के बाद रॉक की लेयर्स होती है, रॉक्स की लेयर्स होती है, पेबल्स होंगे, रॉक्स होंगे, है ना, वही ब्रेक हो के वेदरिंग हो के फिर सॉइल बनते हैं। तो अगर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो सारी टॉप की लेयर्स है वो हट गई, तो आपका क्या, ये रॉक वाला लेयर आप ऊपर आ जाएगा, तो उसमें तो आप जो है ट्रीज़ को नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स, एंड जिसका ह्यूमस कंटेंट तो बहुत ही कम है, प्लस फर्टिलिटी भी ख़त्म है, ठीक है। तब फर्टाइल लैंड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, और इसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन होना। सिर्फ ट्रीज़ की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये ट्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो, ठीक है, जस्ट इमेजिन। इसीलिए इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। यहाँ देखिए लिखा है, global warming, as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and reduce the rainfall. This could cause drought, ठीक है, ड्रॉट हो सकता है, डिज़र्टिफिकेशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग होगा। डिफॉरेस्टेशन और क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो भी डिक्रीज़ कर देगा, और फिर वाटर का जो मूवमेंट है सॉइल के अंदर, जो सीप हो जाता है, जो इनफिल्ट्रेशन रेट है उसका, वो भी कम हो जाएगा। ये सब कम होगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। जब रेनफॉल नहीं होगा, जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं रहेगी, इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर तो गया। फिर ग्राउंड वाटर जब चला जाएगा तो हम पानी कहाँ से पिएंगे, है ना।
तो देखिए कितना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सिर्फ डिफॉरेस्टेशन से। तो जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी जो है चेंज हो जाती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर सब कुछ चेंज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ट्रीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे लिए। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इसीलिए इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इनको बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, इनको बचाने के लिए जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो पार्ट होता है अर्थ का जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो पार्ट जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, मेनली जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के तो ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो पार्ट हो गया हमारा बायोस्फीयर। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, वही अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, उनका रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उनका आपस में रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप प्लस देयर रिलेशनशिप with the environment is known as biodiversity या फिर biological diversity, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो फ्लोरा एंड फाउना, देखो फ्लोरा होता है, फ्लोरा इज़ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, एंड फाउना इज़ एनिमल्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। ये फ्लोरा एंड फाउना आपको याद रखना है। आप फ्लोरा से, जैसे कि क्यों फ्लोरा मतलब फ्लावर टाइप का आ रहा है ना, फ्लावर फ्लोरा, तो फ्लावर तो प्लांट्स में ही होता है, तो इसलिए आप फ्लोरा इज़ प्लांट्स एंड फाउना इज़ एनिमल्स, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो फ्लोरा एंड फाउना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हीं के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको नाम दिया गया है। तो इसमें क्या है, खेती करना, ठीक है, या ग्रेजिंग, जैसे कि एनिमल्स को आप ले जाके उनको घास चरवाते हैं, वो करना, ट्रीज़ कट करना, हंटिंग करना, ठीक है, एनिमल्स को पकड़ना, ये सब प्रोहिबिटेड होता है, मतलब कि मना होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वो एरियाज़ होते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस बाय ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस उनको किसी भी तरह से अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उससे बचाने के लिए उनके हैबिटेट को। नेशनल पार्क जो होता है वो एरियाज़ हैं विच आर रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जहाँ पे वो फ्रीली अपने हैबिटेट में कुछ भी करें, घूमें फिरें, ठीक है, कुछ भी करें, और जो उनके रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि ट्रीज़ वगैरह हैं, तो उनको भी कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। देन बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये बहुत बड़ा सा एरिया होता है, इसके अंदर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पा सकते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ठीक है, इसको बनाते हैं टू प्रोटेक्ट लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल लाइफ को, जैसे कि अगर कोई ट्राइबल वहाँ रह रहा है तो उसको भी बचाने के लिए, ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ laid down many rules and methods and policies to protect and conserve them. Who? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मतलब कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, दीज आर दी प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट वेरी एरिया।
ठीक है। इनको उठा के कहीं और नहीं लेके जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे एनिमल्स, जहाँ पे एक फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाता है और उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। वहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहता है, ठीक है। ट्रीज़ नहीं कट कर सकते वहाँ पे, किसी एनिमल की हंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मना रहती हैं। अब देखिए बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में जान जाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद और माधव जी हैं, माधव जी इज़ द गाइड, ठीक है। दे एंटर इन अ बायोस्फीयर रिज़र्व, उन्होंने ये पंचमढ़ी नाम की एक बायोस्फीयर रिज़र्व को चुना है, वहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो देखने जाते हैं कि किस तरह से कंजर्वेशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो वो जाएंगे उस एरिया में, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक नेशनल पार्क जिसका नाम सतपुरा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बोरी एंड पंचमढ़ी, ठीक है, वो भी इसी बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो गया बायोस्फीयर रिज़र्व। बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर एक नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिज़र्व सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब देख लेते हैं फ्लोरा एंड फाउना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, फ्लोरा एंड फाउना होते हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाउना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं और उसी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को फाउना बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। कोई भी प्लांट या एनिमल की स्पीशी होती है, स्पीशी मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक मंकी है मान लीजिए, ठीक है। मंकी की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, प्रजातियां बोलते हैं हिंदी में स्पीशीज़ को, ठीक है। तो स्पीशीज़ जो होते हैं, जो 2 स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब कि 2 एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ठीक है, इंटरब्रीड करके बेबी अपनी तरह का पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया स्पीशीज़, समझ गए, क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पीशीज़ की डेफिनेशन। स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि बेबी पैदा कर सकते हैं वो, ठीक है, ब्रीडिंग करके। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग only with the members of their own species and not with the members of other species, ठीक है। जैसा कि एक मंकी है तो वो दूसरे मंकी के साथ ही मिलके बेबी बनाएगा, है ना, ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मंकी है दूसरा चिंपैंजी है, दोनों इंटरब्रीड करके बेबी बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये होते हैं स्पीशीज़। तो अब देखिए एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। तो अगर कोई स्पीशी ऑफ प्लांट या एनिमल सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है और नेचुरली कहीं नहीं पाया जाता है, वर्ड नेचुरली आप याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरली मतलब अपने आप कहीं और नहीं पाया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू पाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक लायन है, ठीक है, लायन मान लीजिए गिर गुजरात में ही हो रहा है, नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। तो लंदन के पीएम ने हमारे पीएम से बोला कि भाई हमारे लोगों को भी लायन देखना है, तो हमें जो है लायन चाहिए हमारी कंट्री में भी। तो वो आते हैं, वो किसी तरह से ना मेमोरेंडम वगैरह साइन करके फिर लायन को अपनी जगह पे ले जाते हैं। तो वो लेके गए ना, ट्रांसपोर्ट हुए हैं लायंस यहाँ से, नेचुरली तो लंदन में नहीं पाए गए, तो वो एंडेमिक हो गए हमारे इंडिया के, ठीक है, गिर नेशनल पार्क के। समझ रहे, इसको सपोज कीजिएगा, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ये मैं एकदम से नहीं बता रही हूँ। जैसे कि देखिए
यहाँ पे बच्चों ने देखा जायंट स्क्विरल्स, ठीक है। स्क्विरल्स आपने देखी होंगी, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सा स्क्विरल देखा। तो जो गाइड था उसने बताया कि ये स्क्विरल्स सिर्फ इसी एरिया में पाई जाते हैं, सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाई जाती हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशी, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशी आर दो स्पीशी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है, किसी और जगह पे नहीं पाई जाती हैं। अब जो एंडेमिक स्पीशी है वो किसी एक एरिया जोन की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, या फिर कंट्री की भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जायंट स्क्विरल है, उसी तरह से कोई और एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है जो सिर्फ वहीं पे होता है और कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया एंडेमिक स्पीशी। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में जाना, जैसे कि जायंट स्क्विरल है, देन ट्रीज़ में सैल एंड वाइल्ड मैंगो है, ठीक है। ये सब यहाँ के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि सैल एंड वाइल्ड मैंगो जो है वो फ्लोरा हो गया, देन बिसन, इंडियन जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। तो उनको पता चला कि ये सब एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब तो हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो भी एक फॉरेस्ट की तरह ही होती है। वहाँ पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सूटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है। और वहाँ पे लोग बहुत ही कम अलाउड होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग है बाय लाइफ स्टॉक एंड कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट एंड फायरवुड जो है कुछ हद तक परमिटेड होते हैं, ठीक है। कुछ वाइल्ड जो एनिमल्स थ्रेटेंड हैं वो कौन कौन से? ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट, देन पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस, ये सब जो है थ्रेटेंड एनिमल से। थ्रेटेंड का मतलब होता है कि इनका बहुत कम नंबर रह गए हैं, बहुत ही कम ज़िंदा ये वाले स्पीशीज़ बचे हैं, तो इसीलिए थ्रेटेंड है कि अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो पाए ही नहीं जाएंगे कहीं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। जैसे कि इंडियन सेंचुरीज़ हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, बुश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से है। अब देखिए क्या है, जैसे कि होती हैं यहाँ पे, जैसे कि ये सब अलाउड है ना, ठीक है, ग्रेजिंग एंड फायरवुड के लिए ट्रीज़ को कट करना, देन मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना। तो इसके चक्कर में ना लोग क्या करते हैं, अपना इलीगली ट्रीज़ कट करने लगते हैं, ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो वो सब की वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये ट्रीज़ या एनिमल्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है, मतलब ज़ू में विज़िट करना है और उसके बाद वहाँ पे एनिमल्स की कंडीशंस देखिए, ठीक है। तो वो एनिमल्स ना ज़ू में देखो, ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क में क्या फ़र्क है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क में जो एनिमल्स हैं वो अपने खुद हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक है। वो वहीं रहते थे, वहीं पे रह रहे हैं, उनको कहीं और नहीं लेके जाया गया है। लेकिन ज़ू जो होता है ना, वहाँ पे क्या कर आर्टिफिशियली उनका हैबिटेट क्रिएट किया गया है, ठीक है। वहाँ पे वो लोग रहते नहीं थे, उनको उठा के लेके आए हैं और फिर वहाँ पे रहने के लिए छोड़ दिया, उनको आर्टिफिशियली खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उनका हैबिटेट उस तरह से बनाया जाता है वहाँ पे, लेकिन जो नेचुरली जंगल में रहता है वो नहीं है,
ठीक है। तो ये नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क, अब जैसा कि ये लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि सतपुरा नेशनल पार्क भी है, तो वो वहाँ जाने के लिए परेशान थे कि हमें भी जाना है। दे वर ईगर टू गो देयर, ठीक है। तो वहाँ का जो गाइड होता है, ही टेल्स देम कि जो रिजर्व्स होते हैं दे आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। वहाँ पे जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सब को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, चाहे कोई कुछ भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हो, लैंडस्केप हो, फ्लोरा एंड फाउना तो होता ही है, ठीक है। सब कुछ प्रोटेक्ट करेगा। तो जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन टीक जो है वो मिलता है, एंड देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए जो रॉक शेल्टर्स हैं वो पाए गए हैं सतपुरा नेशनल पार्क में, और ये एविडेंस किसके हैं, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, रॉक शेल्टर्स, रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, उनके बारे में। तो वही यहाँ पे पाए गए हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि ह्यूमन लाइफ इन जंगल कैसे रहते थे, वो सब है। Rock paintings are also found in these shelters. 55 rock shelters have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और बहुत सारे फिगर्स हैं एनिमल्स के, और इंसान फाइट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दीज एरियाज। तो बहुत सारे ट्राइबल्स भी रहते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये भी स्टार्ट हुआ था टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन द कंट्री, क्योंकि हमने आप लोगों ने भी सुना होगा टाइगर्स बहुत कम रह गए थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, टू एंश्योर कि वो लोग सरवाइव कर सके एंड उनका पॉपुलेशन मेंटेन रहे, जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। ये भी एक तरीका होता है गवर्नमेंट का कि किसी एक स्पीशीज़ को बचाने का। जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, प्रोजेक्ट राइनोसेरस भी है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो टाइगर जो है उसकी एक स्पीशी है जो कि बहुत स्लोली डिसअपियर होती जा रही है फॉरेस्ट से, लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व में है, अभी भी है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है जब से कि प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस हुआ है। कुछ टाइम पहले लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंघा, ये लोग भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे, लेकिन अब इनका नंबर कम होता जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहे हैं टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन। दे आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशी। देखो क्या होता है, कुछ एनिमल्स का धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल कैलामिटी या किसी भी वजह से उनका नंबर पहले कम होता है, ठीक है। पहले 1000 पाए जाते थे, फिर धीरे धीरे वो 100 पे आ गए। अगर 100 पे आ गए तो कुछ टाइम पे 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं वो लोग, ठीक है। वो एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि डायनासोर्स थे, ठीक है, उस टाइम पे ह्यूमंस तो थे नहीं, लेकिन डायनासोर्स भी एक्सटेंट हो गए, मतलब ख़त्म ही हो गए। अब आप देख सकते हो डायनासोर को, नहीं देख सकते हो, राइट। तो इसी तरह से वो एक्सटेंट हो सकते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं, ठीक है, जो उनको एंडेंजर्ड एनिमल्स बोला जाता है। एक्सटेंट मतलब ख़त्म हो जाना, एकदम नेचर में कहीं भी वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। अब ये एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है, तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में जहाँ वो रह रहे हैं, फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ गई है। ट्रीज़ कट कर देंगे तो बर्ड्स जो ट्रीज़ पे रह रही हैं या उन ट्रीज़ के पत्ते जो एनिमल खाता है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उनका जो है ना सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इसीलिए वो एंडेंजर्ड एनिमल्स में चले आ रहे हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो उसी पेड़ों पे वो अपने प्रे से बचते हैं, प्रेडेटर से बचते हैं और छुप के अपने प्रे का वेट करते हैं। तो प्रे को ढूंढना अगर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रेडेटर से छुपना मुश्किल हो जाएगा, तो
तो आराम से मिल जाएंगे, उनको मार देंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही तो हो रहा है ना उनको डिस्टर्बेंस। तो यही प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स हैव बीन इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। यहाँ पे ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जैसे कि ग्रेजिंग है, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट, ये कुछ भी अलाउड नहीं है इन नेशनल पार्क्स में। ठीक है ना। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पे लोग भी रहते हैं। ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड है, जैसे फायरवुड कलेक्ट करना, देन आपका मेडिसिनल प्लांट्स के लिए कलेक्शन है तो वो करना। ठीक है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज़ अलाउड, लेकिन नेशनल पार्क में एकदम स्ट्रिक्टली मना है, ये सब नहीं अलाउड है। ठीक है। तो यही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी तीनों ही सेम पर्पस के लिए बनाई गई है, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है ना। अब देखिए, जो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हैं वो उनको ज़्यादा डेंजर होता है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन बिगर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि हम जो है ना जो ये फ्रॉग्स हैं और जो बैट्स हैं, आउल्स हैं, इनको हम बिना ये रियलाइज़ किए कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में, उनको मारते जाते हैं फॉर हमारा जो भी यूज़ होता है। मे बी हम उनका स्किन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, या उनका कोई बॉडी पार्ट यूज़ करना है, तो उसके लिए हम उनको रूथलेसली मार रहे हैं। हमें नहीं पता कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सब ना बहुत आगे चल के बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जितने भी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ठीक है, एक एरिया में रहते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है विद नॉन लिविंग, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, इनके साथ, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टाज एट्सेट्रा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब देखिए, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनका एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं, ताकि अगर उन जो एंडेंजर्ड स्पीशी है, एनिमल है, अगर उनका रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो हम उनके लिए अलग से प्रोटेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि टाइगर जब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आया तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया। तो टाइगर के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि इसका हंटिंग, पोचिंग कुछ भी अलाउड नहीं है, या अगर कोई कर रहा है इलीगली तो फिर उसको जो है बहुत कड़ी सज़ा देने लग गए। ठीक है। उसके लिए प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया। तो उसको एक रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में ही ये जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इनका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। ये इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल्स विच आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है ना। समझ गए आप? चलिए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है रेड डाटा बुक। ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया में भी रेड डाटा बुक को मेंटेन किया जाता है। अब देखते हैं माइग्रेशन। तो बहुत हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे साइबेरियन क्रेन है, वो उड़ के इंडिया में चली आती है जब बहुत कड़ाके की ठंड वहाँ पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है। तो वो उड़ के चले आते हैं। तो वही अपने सर्वाइवल के लिए या फेवरेबल क्लाइमेट में जाने के लिए जो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई फार अवे फ्रॉम फार एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। हमने यही बताया अभी, साइबेरियन क्रेन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स और एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल, birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था। ठीक है। अब देखिए, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखो बच्चों, 1 टन पेपर बनाने के लिए, ठीक है, 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे इसका डाटा दिया हुआ है।
तो ये जो आप पेजेस बर्बाद करते हैं ये नहीं करना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेपर्स को रिसाइकल करना चाहिए, सो दैट हम ट्रीज़ को इनडायरेक्टली बचा सकें। अगर आप पेपर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, उसके लिए ट्रीज़ को भी कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप पेपर्स को कम करें यूज़, ठीक है, अभी तो बहुत सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है, पहले पूरा का पूरा रिकॉर्ड पेपर पे ही रहता था। ठीक है, लेकिन पेपर वेस्ट नहीं करना है, पेपर को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। 17 full grown trees are required to make 1 ton of paper. इसीलिए we should save paper. If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse used paper and recycle it. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. ठीक है, मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो रिसाइकलिंग क्यों करना है ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन तो हमने पढ़ लिया, तो अब क्या करना है, रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, अगर देखिए क्या होता है, जैसे कि हम अगर एक फॉरेस्ट को क्लियर कर दिए, ठीक है, और उस एरिया को छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, तो अपने आप वहाँ पे ना ट्रीज़ ग्रो होने लगेंगे, प्लांट्स उगने लगेंगे। उसी को बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, reforestation is restocking of destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. तो reforestation हो गया कि आप फिर से ट्रीज़ को उगाओ, वहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर हुआ है वहाँ पे नए ट्रीज़ प्लांट कर दीजिए ऑफ द सेम स्पीशी। जो ट्री आपने कट किया है वही ट्री आपको ग्रो भी करनी है, उसी को रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और रिफॉरेस्टेशन ह्यूमन नहीं, आप नेचुरली भी होता है। ठीक है, नेचुरली क्या होगा, आप छोड़ दीजिए उस एरिया को, अपने आप रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ deforested area is left undisturbed. It reestablishes itself in a natural reforestation. There is no role of human being. ठीक है, समझ गए। हमने वैसे ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट को छोड़ देंगे तो अपने आप ग्रीनरी और रिटेन हो जाएगी। ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन अपने आप रिटेन हो जाएगा। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ट्रीज़ प्लांट्स को लगाएंगे वही एक ऑप्शन है हमने जितना डैमेज किया है उसको कम करने के लिए। सो दैट ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर, पोल्यूशन लेवल का इंक्रीज़ होना, डिज़र्टिफिकेशन होना, ड्रॉट होना, ये सब ना हो, उसके लिए रिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है, और इस ये एक्ट जो है एम करता है एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर दी फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से रिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है जिसके तहत फॉरेस्ट को बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया ये हमारा चैप्टर फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।